आज का टॉपिक है राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज। इससे पहले बात कर चुके हैं, सेल एनवेलप एंड इन मॉडिफिकेशन तक बात की थी। तो आज बात करते हैं राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी के बारे में बात करते हैं। राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। In prokaryotes, ribosomes are associated with the plasma membrane of the cell. The cells are about 15 nanometer wide, 20 nanometer in size and are made up two subunit. तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल इज मेड ऑफ इन प्रोकैरियोट द राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। तो जो राइबोसोम होते हैं वो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं और जो इसका साइज होता है वो कितना होता है 50 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर इन साइज एंड आर मेड ऑफ टू सब यूनिट से मिलकर बना होता है 50s एंड 30s, विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म, और ये एक साथ ये मिलकर 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनको ऐड करने पे तो कितना हो रहा है 80 हो रहा है, लेकिन अगर ये एक साथ मिलकर कितना बनाते हैं 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। ये याद रखना, कंफ्यूजन मत कर देना बाद में। और बाद एक होता है, अगर यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो 60s प्लस 40s, तो वो ऐड करने पर 100 होता है, लेकिन वो होता है उसको बोलते हैं 80s राइबोसोम। तो राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम का क्या काम होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू सिंगल एमआरएनए, और बहुत सारे राइबोसोम में एक एमआरएनए से अटैच हो जाते हैं जिससे वो चैन का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसको पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहा जाता है, and form a chain called the polyribosome or polysome. The ribosome of a polysome translate the mRNA into protein. जो राइबोसोम ऑफ है पॉलीसोम का, जो राइबोसोम है वो क्या करता है एमआरएनए को प्रोटीन में ट्रांसलेट कर देता है। अब ये सब जो एमआरएनए क्या है इसके बारे में ये सब आगे के टॉपिक में बात करेंगे। तो अगला टॉपिक जो इसमें दूसरा पार्ट था, एक तो राइबोसोम था और दूसरा था इंक्लूजन बॉडी। तो राइबोसोम की तो स्टडी ये ख़त्म हो गई, अब इंक्लूजन बॉडी की बात करें। और ये सब कहानी चल रही है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। Inclusion bodies. Reserve material in prokaryotic cell are together in the cytoplasm in the form of inclusion bodies. तो जो रिजर्व मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में रिजर्व मटेरियल स्टोर किया जाता है साइटोप्लाज्म में, किसके फॉर्म में, इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में रिजर्व मटेरियल को साइटोप्लाज्म में उसके इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में स्टोर करते हैं। दीज आर नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन, और जो इंक्लूजन बॉडीज हैं ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती हैं, जैसे कि राइबोसोम भी किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि इनका जो एग्जांपल कौन कौन हो सकते हैं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स को हो सकते हैं। ये किसके एग्जांपल हैं, इंक्लूजन बॉडी के एग्जांपल हैं। तो ये सारी फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स ये एग्जांपल हैं इंक्लूजन बॉडी, ये सारे के सारे इंक्लूजन बॉडी। अब एक होता है कि गैस वैक्यूल किस में प्रेजेंट होता है। गैस वैक्यूल ब्लू ग्रीन एल्गी और पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। तो गैस वैक्यूल याद रखना, गैस वैक्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है, गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये लाइन याद रखना। बाकी इंक्लूजन बॉडी किसमें के एग्जांपल कौन कौन है,
फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। अब बात करते, तो यहाँ तक तो टॉपिक खत्म हो गया। ये था सारा जो भी यहाँ से स्टडी की है वो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात की है। तो अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि यूकैरियोटिक सेल की स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं कि यूकैरियोटिक में कौन कौन ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स, इन द यूकैरियोटिक सेल्स इंक्लूड, किसको किसको इंक्लूड करती है। नंबर 1 प्रोटिस्ट, जितने भी प्रोटिस्ट हैं वो सारे कैसे हैं, आल प्रोटिस्टा जो मेंबर है, 5 मतलब ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमेलिया। तो इसमें जो मोनेरा था उसमें सारे प्रोकैरियोट्स जो हैं प्रेजेंट हैं। और फिर उसके बाद जो तीन किंगडम बचे थे, उस वो 4 किंगडम में, चारों किंगडम में कैसी सेल प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है। तो इन यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, सभी प्रोटिस्ट आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमल आते हैं, एंड फंजाई आते हैं। तो इन सब में कौन सी सेल प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है। In eukaryotic cell, there is a extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane-bound organelle। और जो यूकैरियोटिक सेल होता है तो यहाँ पे एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म है एक कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। अगर बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट थे, लेकिन यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे इसलिए एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म का। यूकैरियोटिक सेल possess एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक सेल के पास कैसा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है विद न्यूक्लियर इनवेलप। तो यहाँ पे जो जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो वहाँ पे न्यूक्लियस कैसा, मतलब न्यूक्लियस कैसा था, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं था। तो वहाँ पे जो डीएनए था वो फ्री डीएनए, नेक्ड डीएनए प्रेजेंट था। तो एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर इनवेलप। इन एडिशन, अब इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल में है वे वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल्स हैव ए वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। तो इसके अलावा जो यूकैरियोटिक सेल के पास कुछ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोजोम। और जो इनका जेनेटिक मटेरियल है, मतलब यूकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोजोम में ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। और सभी यूकैरियोटिक सेल्स एक जैसी नहीं होती हैं। जैसे कि प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट फ्रॉम द फार्मर सेल वाल। जैसे कि अगर हम प्लांट के सेल की बात करें तो प्लांट की सेल में सेल वाल प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल की सेल में सेल वाल एब्सेंट होती है। प्लांट की सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है, जबकि ये सारी चीज़ें हैं एनिमल सेल में एब्सेंट होती हैं। ना तो एनिमल सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है और ना ही वैक्यूल प्रेजेंट होता है और ना ही सेल वाल प्रेजेंट होती है। ऑन द अदर हैंड, और अगर एनिमल सेल से कंपेयर तो एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। अदर हैंड द एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल्स विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स। और लगभग में सारी प्लांट सेल में एब्सेंट है सेंट्रियोल। तो आगे बात करते हैं, ये जो पहला डायग्राम दिया है ये प्लांट सेल का डायग्राम दिया है, और जो दूसरा डायग्राम दिया है एनिमल सेल का डायग्राम दिया है। तो यहाँ पे जो दो डायग्राम दिए गए हैं, डायग्राम नंबर 1 प्लांट सेल है और बी ए वाला है प्लांट सेल, बी है एनिमल सेल।
तो यहाँ पे देखो ये जो डायग्राम दिया है बी एनिमल सेल और ए वाला प्लांट सेल दिया है। तो ये जो डायग्राम है किसका है, प्लांट सेल का। तो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है कि एक तो सेल वाल नहीं प्रेजेंट है, एनिमल सेल में सेल वाल नहीं प्रेजेंट है, और दूसरा क्या है, प्लास्टिड नहीं प्रेजेंट है। वैक्यूल भी नहीं प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। वैक्यूल नहीं प्रेजेंट होता है। उसके अलावा प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट भी नहीं प्रेजेंट है। तो ये चीज़ें एनिमल सेल में एब्सेंट हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट है। अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के पास में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट सेल के पास एब्सेंट होता है, और माइक्रो विलाई भी एब्सेंट होती हैं प्लांट सेल के पास, और बाकी लगभग सारी चीज़ें दोनों में सेम प्रेजेंट होती हैं, प्लांट और एनिमल सेल में। तो अब बात करते हैं आगे। तो बात करते हैं अब वन बाय वन जो इसके सेल स्ट्रक्चर, सेल के पार्ट हैं, सेल ऑर्गेनल्स हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, टॉपिक 8.5.1 एनसीईआरटी। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। ये सब कौन सी सेल हैं, यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक सेल हो, दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन तो एक जैसी ही प्रेजेंट होती है, कोई भी सेल मेम्ब्रेन में चेंज नहीं होता है। तो डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950। तो मतलब मेम्ब्रेन का डिटेल्ड स्ट्रक्चर कब हुआ कि जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई, माइक्रोस्कोप डिस्क्राइब कर लिया गया है, तो उसके बाद में मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में जानकारी मिल पाई। डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ the membrane was studied only after the advent of the electron microscope in the 1950s. Meanwhile, इसी बीच chemical studies on the cell membrane, especially in human RBC, enabled the scientists to deduce the possible structure of the plasma membrane. तो इसी बीच में केमिस्ट सेल मेम्ब्रेन पर स्टडी की, और स्पेशली जो मेनली कौन सी सेल थी, ह्यूमन की आरबीसी, इनेबल द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ, और उन्होंने पता लगाया मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पॉसिबल स्ट्रक्चर के बारे में कि मतलब कैसी स्ट्रक्चर हो सकती है। These studies showed that the cell membrane is mainly composed of लिपिड एंड प्रोटीन, और स्टडी से ये पता लगा कि जो सेल मेम्ब्रेन के पास मेनली क्या प्रेजेंट है, लिपिड प्रेजेंट है एंड प्रोटीन प्रेजेंट है, मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो द मेजर लिपिड्स, और जो लिपिड ज़्यादातर लिपिड कैसे थे, मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन बाई लेयर, जो कि बाई लेयर मतलब दो लेयर के फॉर्म में अरेंज थे, बाई लेयर। आल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड इन विद इन द मेम्ब्रेन, और जो लिपिड्स हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज थे विद द पोलर हेड पोलर था टुवर्ड द आउटर साइड, बाहर की तरफ
हेड कैसा था, पोलर था, एंड द हाइड्रोफोबिक टेल, टेल कैसी थी, हाइड्रोफोबिक टुवर्ड्स द इनर पार्ट ऑफ द इनर पार्ट, और अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक टेल प्रेजेंट थी। दिस ensure that the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment। तो ये मतलब ये बताता है कि जो नॉन पोलर टेल है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, ये प्रोटेक्ट करता है एक्वस इन्वायरमेंट से, मतलब एक्वस जो मॉइस्चर वगैरह से, वाटर से मतलब प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल, और इसके अलावा मतलब जो फॉस्फोलिपिड है उसके अलावा और भी क्या प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील दैट द सेल मेम्ब्रेन आल्सो पोजेज प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो इसके बाद जो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुआ जिससे ये क्लियरली मतलब पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं इनके पास में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है, आल्सो पोजेज प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। द रेशियो ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड्स वेरी कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स, और जो प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो है वो अलग अलग सेल में अलग अलग टाइप मतलब रेशियो होता है, वेरी करता है डिफरेंट सेल टाइप्स, उस सेल के टाइप पर डिपेंड करता है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, तो इनके इस पर डिपेंड करता है। इन ह्यूमन बींग्स मतलब हम लोगों में जो मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, in human beings the membrane of the erythrocyte मतलब RBC has approximately 52% protein and 40% lipid। तो याद रखना ये डाटा, प्रोटीन कितने परसेंट होती है 52, एंड लिपिड कितने परसेंट होता है 40। तो इसे याद कर लेना, लिपिड लिपिड एल, एल फॉर लो, मतलब लिपिड का जो परसेंटेज है वो लो होता है और प्रोटीन का परसेंटेज हाई होता है। तो प्रोटीन का परसेंटेज हाई का मतलब 52 होता है और लिपिड का परसेंटेज लो मतलब 40 होता है। भाई 52 ज़्यादा है 40 से, तो लिपिड लो, तो लिपिड लो कितना 40%। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब इसको ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन की बेसिस पर मतलब एक्सट्रैक्ट करने की बेसिस पर जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया है इंटीग्रल एंड पेरिफेरल के टाइप में, मतलब इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन लाइन ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, और जो पेरिफेरल मतलब पेरीफेरी बाहर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, तो पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की सरफेस पे प्रेजेंट होती, जबकि इंटीग्रल प्रोटीन पार्शियली या टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन, और जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है वो या तो पूरी तरह से मेम्ब्रेन में धसी रहती है या पार्शियली धसी रहती है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो ये किस मॉडल के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर दिया है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बहुत सारे मॉडल दिए गए थे साइंटिस्टों के द्वारा अलग अलग, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन जो ये यहाँ पे जो डायग्राम दिया है बस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे देखो ये जो याद रखना है कि ये क्या है, शुगर, और ये है पेरीफेरल प्रोटीन, जो बाहर सरफेस पर प्रोटीन प्रेजेंट है वो पेरीफेरल प्रोटीन, और पेरीफेरल प्रोटीन से शुगर अटैच है। और ये है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। हेड कैसा है, पोलर है, नॉन पोलर टेल प्रेजेंट होती है, और ये होती है इंटीग्रल प्रोटीन जो धसी रहती है, इंटीग्रल प्रोटीन। और ये नीचे जो डायग्राम ये कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल। तो ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जिसको शायद सिंगर और निकोलसन के द्वारा 1972 में दिया गया था।
बात करते हैं आगे। तो An improved model of the structure of the cell membrane was proposed by Singer and Nicholson 1972। तो जो इम्प्रूव्ड मॉडल स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, मतलब फ्लूइड मोजेक मॉडल, को किसने परपज किया था? वो सिंगर और निकलसन, दो साइंटिस्ट थे, 1972 में परपज किया था, जो कि वाइडली एक्सेप्टेड एज अ फ्लूइड मोजेक मॉडल फिगर 8.4 में दिखाया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस ए क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो क्वासी फ्लूइड, मतलब क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड का है, ये क्या करता है? लेटरल मूवमेंट करता है प्रोटीन का। इनेबल्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स, तो प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट कराता है विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, पूरी बाइलेयर के अंदर प्रोटीन का कैसा मूवमेंट कराता है? लेटरली मूव करती है, क्वासी फ्लूइड नेचर होने के कारण। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी, और यही एबिलिटी है कि मूव विद इन द मेम्ब्रेन, और इससे क्या होता है? फ्लूइडिटी, मतलब उसकी फ्लूइडिटी को मेजर किया जा सकता है, कितने परसेंट फ्लूइड प्रेजेंट है। The fluid nature of the membrane is also important from the point of view of function। और जो मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर है वो इम्पोर्टेंट किस है? फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि फंक्शन, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड नेचर है वो फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सेल ग्रोथ कराना, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, मतलब इंटरसेलुलर जो जंक्शन का फॉर्मेशन करना, सेक्रेशन करना, एंडोसाइटोसिस करना या सेल डिवीजन करना, एक्सेट्रा। One of the most important function of the plasma membrane is the transport of the molecule across it। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो है कि मॉलिक्यूल को अक्रॉस, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाते हैं या सेल के बाहर, अंदर से बाहर आते हैं, तो ये मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है यही कि मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करना। One of the most important function of the plasma membrane is the transport of the molecules across it, मतलब अपने across molecule का transport करना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब सेलेक्टिवली कुछ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही जाने देती है और कुछ बाकी मॉलिक्यूल्स को नहीं क्रॉस होने देती है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेलेक्टिवली परमिएबल है to some molecules present on the either side of it। Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy। और जो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स हैं मूव कर जाते हैं, मतलब पास कर जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार कर जाते हैं बिना किसी एनर्जी को खर्च किए है। विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, मतलब कोई भी एनर्जी की रिक्वायर नहीं पड़ती है। एंड दिस इज कॉल्ड, इस टाइप के मोमेंट को कहा जाता है पैसिव, मतलब पैसिव मोमेंट, कोई भी एनर्जी खर्च नहीं की, मॉलिक्यूल ऐसे ही ट्रांसपोर्ट हो गए, तो मतलब पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो गए। तो इसलिए यहाँ पे जो इसको मतलब इसको कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर बिना एनर्जी दिए ही मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट हो जा रहे तो इसको कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स हैं मूव कर जाते हैं मेम्ब्रेन के अक्रॉस द प्रोसेस ऑफ किसके द्वारा? सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर जाते हैं। वाटर में आल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, और वाटर भी क्या होता है? मूव कर जाता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ।
मोमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन, और अगर वाटर का मोमेंट डिफ्यूजन के द्वारा हो रहा है तो इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो मोमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस, एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से पास नहीं हो पाते हैं। पोलर एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, लिपिड की बाइलेयर नॉन पोलर प्रेजेंट होती है जिससे ये पोलर मॉलिक्यूल पास नहीं हो जाते। दे रिक्वायर कैरी, तो दे रिक्वायर एक कैरियर प्रोटीन, तो इसको कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करेगा। एंड few ions या molecules are transported across the membrane against their concentration gradient। और यहाँ पे कुछ आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे मेम्ब्रेन के अक्रॉस अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब मतलब अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन अगेंस्ट कंसंट्रेशन मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, that is from the lower concentration to higher concentration। such transport is an energy dependent process। और इस टाइप के प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस, यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी इन दिस एटीपी, यहाँ तो एटीपी की यूटिलाइज होगा एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि सोडियम एंड या पोटेशियम पंप किस तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है, सोडियम और पोटेशियम एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है सोडियम या पोटेशियम पंप। तो अगला जो सेल ऑर्गेनल है वो है सेल वाल। सेल वाल के बारे में बात करते हैं। सेल का जो पार्ट है सेल वाल, जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। एज यू मे रिकॉल ए नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। और सेल वाल कैसी होती, नॉन लिविंग होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होती है जिसको सेल वाल कहा जाता है। फॉर्म्स कवरिंग एंड आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। तो जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के से बाहर भी प्रेजेंट होती है सेल वाल, और वो किसमें, फंजाई और प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। सेल वाल फॉर्म्स आउटर कवरिंग बनाती है, आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। Cell wall not only gives shape to the cell and protect the cell membrane from mechanical damage and infection। तो जो सेल वाल है सिर्फ इसको शेप ही नहीं प्रोवाइड करती है, मतलब सेल को एक डेफिनेट शेप नहीं प्रोवाइड करती है, इस सेल को प्रोटेक्ट भी करती है। एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, मतलब मैकेनिकल डैमेज से बचाती है और इन्फेक्शन से बचाती है। सेल वाल का काम हो गया ये। और ये और भी हेल्प करती है कि ये इट आल्सो हेल्प इन द सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करती है। कौन, सेल वाल। तो सेल वाल एक तो उसको एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है सेल को, उसके बाद में उसको मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करती है, और इसके अलावा सेल टू सेल इंटरेक्शन भी कराती है एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। और जो बैरियर प्रोवाइड करता है मतलब जो अनडिजायरेबल, जो अनचाहे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको आने नहीं, पास नहीं होने देती है, तो उसके लिए एक बैरियर बना देता है। एल्गी हैव ए सेल वाल। अगर हम एल्गी की बात करें तो एल्गी के पास सेल वाल प्रेजेंट होती है। एल्गी हैव सेल वाल मेड अप ऑफ, और जो एल्गी की सेल वाल किसकी मिलकर बनी, किसकी बनी होती है, मेड ऑफ सेलुलोज, तब सेलुलोज होगा, गैलेक्टेंस होगा, मेनन्स होगा एंड मिनरल्स होगा लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। तो एल्गी की जो सेल वाल है उसमें क्या होगा, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनन्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखना है। सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। वाइल अगर हम प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल इट कंसिस्ट ऑफ, प्लांट सेल के पास क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज,
पैक्टीन्स एंड प्रोटीन्स। तो ये सारे क्या हो गए प्लांट सेल में। और उसमें एल्गी में कौन सा प्रेजेंट है, सेलुलोज, सेलुलोज दोनों में कॉमन है, लेकिन एल्गी में गैलेक्टेंस, मैनन्स में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। मिनरल्स में कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट। और प्लांट सेल में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन्स एंड प्रोटीन्स। The cell wall of the young plant cell primarily wall is capable of growth। तो सेल वाल ऑफ यंग प्लांट सेल की जो सेल वाल है वो प्राइमरी वाल होती है जो कि ग्रोथ में कैपेबल होती है। इट्स कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस। और बाद में क्या होती है, डिमिनिशेस मतलब पतली होती जाती, छोटी हो जाती एज द सेल मैच्योर। जब सेल मैच्योर होती जाती है तो डिमिनिशेस होती जाती है। एंड द सेकेंडरी वाल इज फॉर्म्ड। और उसके बाद सेकेंडरी वाल का फॉर्मेशन हो जाता है ऑन द इनर, मतलब अंदर की तरफ, टुवर्ड द मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ सेकेंडरी वाल का फॉर्मेशन हो जाता है। द मिडिल लेमिला इज ए लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। और मिडिल लेमिला होता है एक कैल्शियम पैक्टेट की लेयर होती है जो मेनली कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, विच होल्ड या ग्लू टू डिफरेंट नाइबरिंग सेल टुगेदर। और ये मिडिल लेमिला का काम होता है कि दो आसपास वाली सेल को चिपकाए रखना, ग्लू करना, ग्लू द डिफरेंट नाइबरिंग सेल्स टुगेदर। तो जो आसपास की सेल हैं उनको ग्लू चिपकाए रखने का काम करता है मिडिल लेमिला। Cell wall and middle lamella may be traversed by plasmodesmata, which connect the cytoplasm of neighboring cells. Cell wall and middle lamella may be traversed हो जाता by the plasmodesmata, which connect the cytoplasm of neighboring cells। तो आसपास की सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम करता है। तो अब बात करते हैं, अगला टॉपिक है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इस एक मतलब पार्ट बना दिया गया। तो इसमें कुछ ऐसे 4 ऑर्गेनल हैं जिनका फंक्शन अप्रॉक्सीमेट लगभग में सेम है। तो इस वाले को इनको एक मतलब एक सिस्टम में दे दिया गया, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, वाइल ईच ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल इज डिस्टिंक्ट इन टर्म ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो जो मतलब जो ऑर्गेनल होते हैं वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होते हैं। मेनी ऑफ दीज आर कंसीडर्ड टुगेदर एज, मतलब एक जैसा, सॉरी डिस्टिंक्ट कर है। तो जो ज़्यादातर कैसे हैं, इनका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन में एक जैसे हैं, तो इनको एक साथ कर दिया गया, इसको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कह दिया गया, बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। तो ये इनका जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड फंक्शन होता है, तो इसलिए इसको कहा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। और इसके अंदर 4 ऑर्गेनल ऐसे हैं जिनके फंक्शन कुछ कोऑर्डिनेटेड फंक्शन है। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन आ रहा है, एक तो ER आ रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, देन लाइसोसोम हो गया एंड वैक्यूल हो गए। तो ये किसके पार्ट हैं, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के हैं। सिंस द फंक्शन ऑफ द माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद अबव मूवमेंट। तो जो आप बात करते हैं जैसे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम्स, ये इनके फंक्शन है कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं। तो जी दीज आर नॉट कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ, तो इसीलिए इनको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कंसीडर नहीं किया गया। तो अब बात करते हैं जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनल हैं, तो इसमें 1 बाय 1 बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ द यूकैरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क या रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल की जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी की गई तो इस जिससे पता लगा कि रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क या मतलब यहाँ पे
नेटवर्क प्रेजेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क या रेटिकुलम ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, मतलब छोटी छोटी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं, और जो कि साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड, मतलब पूरी साइटोप्लाज्म में फैली हुई हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, दैट इज जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह दिया गया है, ER, शॉर्ट में ER कहते हैं। क्योंकि डायग्राम दिया गया है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 8.5 पे। हेंस ER डिवाइड द इंट्रासेलुलरी स्पेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। जो ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन अंदर की तरफ से मतलब इंट्रासेलुलरी डिवाइड करता है, डिवाइड्स इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू 2 अलग इंट्रासेलुलर स्पेस में टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में, दैट इज लूमिनल, जो कि अंदर वाले कंपार्टमेंट को कहा जाता है लूमिनल इनसाइड ER, एंड दूसरा पार्ट है एक्स्ट्रा लूमिनल, जो कि साइटोप्लाज्म वाले पार्ट को कहा जाता है एक्स्ट्रा लूमिनल, आउट बाहर वाला जो, क्योंकि जो सेल ऑर्गेनल हैं सारे साइटोप्लाज्म में ही तो प्रेजेंट है ER, तो जो सेल का साइटोप्लाज्म है उस वाले को वो बाहर वाला पार्ट है, मतलब एक्स्ट्रा लूमिनल पार्ट है, और जो अंदर वाला पार्ट है वो लूमिनल पार्ट है। और ER भी दो टाइप के होते हैं, SER मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक RER। तो ER ऑफन शोज राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस। अब क्या होता है कि अगर ER के आउटर सरफेस पर राइबोसोम अटैच हो गया, तो इस टाइप के इस टाइप के ER को RER का है, मतलब भाई राइबोसोम अटैच हो गया तो वो रफ टाइप का दिखाई देगा, तो इस वाले को इस टाइप के राइबोसोम को कहा जाता है, वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कहा जाता है RER, मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब राइबोसोम प्रेजेंट है। द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन द सरफेस, अगर सरफेस पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अपनी सरफेस पर अगर राइबोसोम बनाता है, तो इसको कहा जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER के नाम से शॉर्ट में RER कहते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ राइबोसोम बाय अपीयर स्मूथ, और अगर राइबोसोम सरफेस पर नहीं प्रेजेंट है तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा दिखाई देगा, स्मूथ, मतलब चिकना दिखाई देगा, और इस टाइप के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब बात करते हैं जो स्मूथ और रफ इंडोप्लाज्मिक जो राइबो वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इनमें क्या डिफरेंस है, इनके फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो RER रफ जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन, तो ये किस में दिखाई देता है, सेल जो फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल्स जो एक्टिवली इन्वॉल्व होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस में एंड सेक्रेशन में। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये जो कैसी होती हैं, एक्सटेंसिव होती हैं एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, और ये कैसे होते हैं, मतलब जो न्यूक्लियस है उसकी बाहर की आउटर लेयर के कंटिन्यूअस में होती है, मतलब एकदम लगातार दिखाई देती हैं। और अब ये तो हो गया RER। तो RER का काम क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना और सेक्रेशन करना, और दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। उसके बाद स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो स्मूथ में लिपिड मतलब जहाँ भी लिपिड होता है तो स्मूथ सरफेस होती है, तो याद रखना कि जो स्मूथ है वो किसकी सिंथेसिस करता है, लिपिड की सिंथेसिस करता है, और रफ वाला किसकी सिंथेसिस करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। इन एनिमल सेल लाइक लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसाइज होता है SER में। तो एनिमल सेल में जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसमें लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन की सिंथेसिस होती है। तो अब ये डायग्राम देख लेते हैं। तो ये डायग्राम दिया है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो यहाँ पे ये जो है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंट है, सरफेस पर कोई भी राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है, तो ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये राइबोसोम प्रेजेंट है,
और जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह दिया जाएगा। तो ये क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये होते हैं न्यूक्लियर पोर। तो स्ट्रक्चर हो गई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो अब बात करते हैं जो अगला सेल ऑर्गेनेल है वो है गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus, तो गोल्जी apparatus कोई साइंटिस्ट है कैमिलो गोल्जी 1898। कैमिलो गोल्जी 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व द डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। तो इन्होंने पहली बार डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर इन्हें दिखाई दिए न्यूक्लियस के पास में। दीज वेर लेटर नेम्ड, और इसके बाद इन्होंने नाम रख दिया गोल्जी बॉडी आफ्टर हिम। तो इन्होंने अपने नाम के बेसिस पर ही इसका नाम रख दिया गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम, गोल्जी बॉडी या गोल्जी apparatus। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट, तो इनके पास बहुत सारी फ्लैट, मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड, डिस्क जैसी दिखाई देने वाली सैक्स या सिस्टर्नी ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायामीटर। तो ये डाटा याद रखना, जो गोल्जी apparatus है उसका साइज क्या होता है, डायामीटर क्या होता है, वो होता है 0.5 से लेकर 1 डायामीटर का, 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर में है, या फिर 0.5 इंटू 10⁻⁶ मीटर से लेकर 1 इंटू 10⁻⁶ मीटर, मीटर में लिखें। या इसको और भी ऐसे भी लिख दिया जाता है, कभी कभी ऑप्शन में ये दे देंगे 5 इंटू 10⁻⁻7 से लेकर 10 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये रेंज भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में कुछ भी दे सकते हैं, या तीनों ऑप्शन दे दिया, एक दे दिया चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ करेक्ट, तो वो भी फिर फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा। तो ये सब याद रखना है क्योंकि किस फॉर्म में दिया है, मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, मिलीमीटर में दिया, माइक्रोमीटर में दिया, या नैनोमीटर में दिया, पिकोमीटर में दिया। तो ये सब यूनिट को बहुत जल्द देखना है, क्योंकि यूनिट बदल गई तो आंसर वही बदल जाएगा। दीज आर स्टैक्ड, तो ये कैसे होते हैं, स्टैक्ड होते हैं। दीज आर स्टैक्ड मतलब चिपके रहते हैं, जैसे कि एक दूसरे के पैरेलली में। वेरीड नंबर ऑफ सिस्टर्नी प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। वेरीड नंबर ऑफ सिस्टर्नी प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी सिस्टर्नी आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड, मतलब इनका जो सेंटर है वो कॉन्साइड करता रहता है। जैसे कि कोई मान लो, जैसे कि हम कोई सर्कल बना रहे हैं, तो ये छोटा सर्कल, इसके ऊपर बड़ा सर्कल बना दिया, तो ये जो सर्कल है इनका जो सेंटर है वो कॉन्साइड कर रहा है। तो ऐसे ही इसका जो गोल्जी सिस्टर्नी है वो कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड होती है, मतलब इनका जो सेंटर है वो कॉन्साइड करता रहता है। गोल्जी सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड होते हैं नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस आर फॉर्मिंग। तो इसमें अलग अलग दो फॉर्म होते हैं, दो इनके फेस होते हैं, एक को कॉन्वेक्स और दूसरे एक को कॉन्केव कहते हैं। तो कॉन्वेक्स को फॉर्मिंग फेस भी कहा जाता है, और एक होता है जो कॉन्केव, उसको मैच्योरिंग फेस भी कहा जाता है। तो ये याद रखना किसको क्या कहा जाता है। डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स फेस, कॉन्वेक्स सिस, कॉन्वेक्स कैसा है, सिस है, और एक कॉन्केव है ट्रांस, कॉन्केव ट्रांस। कॉन्वेक्स सिस को फॉर्मिंग फेस,
फॉर्मिंग फेस भी कहा जाता है कॉन्वेक्स को, और कॉनकेव ट्रांस को या मैच्योरिंग फेज भी कहा जाता है। तो इनके याद रखना है, कॉनकेव ट्रांस या मैच्योरिंग फेज, कॉन्वेक्स सिस या फिर फॉर्मिंग फेज। तो ये दो फेस होते हैं। तो सिस एंड ट्रांस फेसेस ऑफ द ऑर्गेनल आर इंटायरली डिफरेंट, मतलब जो सिस और ट्रांस फेस होते हैं वो पूरी तरीके से डिफरेंट होते हैं, बट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, The Golgi apparatus principally for perform the function of packaging material। और जो प्रिंसिपली बात करें तो गोल्जी apparatus का प्रिंसिपली क्या परफॉर्म करता है, पैकेजिंग का, मतलब मटेरियल को पैकेज करने का, पैक्ड करने का काम करता है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। इट टू बी बिलीव्ड आइदर इंट्रासेलुलर टारगेट्स, मतलब या तो डिलीवर करेगा आइदर इंट्रासेलुलर और टारगेट, या सेक्रेटेड आउटसाइड द सेल, मतलब सेल के अंदर ही डिलीवर कर देगा, मतलब उसी के अंदर डिलीवर कर देगा, या फिर सेक्रेट करेगा सेल के बाहर, आउटसाइड द सेल। मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल्स, और जो मटेरियल को पैकेज किस फॉर्म में करता है, वेजिकल के फॉर्म में। फ्रॉम द ER फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ द गोल्जी apparatus, मटेरियल पैकेज होता है वेजिकल्स फॉर्म में, फ्रॉम द ER फ्यूज करता है विद द सिस फेस ऑफ द गोल्जी apparatus, गोल्जी apparatus के सिस फेस के साथ में फ्यूज करता है, एंड मूव टुवर्ड द मैच्योरिंग फेस, और मूव किधर करता है, मैच्योरिंग की फेस की तरफ मूव करता है, मूव टुवर्ड द मैच्योरिंग फेस। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द गोल्जी apparatus remains close association with the इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एक्सप्लेन करता है कि गोल्जी apparatus remains close association, दिस एक्सप्लेन द व्हाई द गोल्जी apparatus remains in close association, मतलब क्लोज में रहता है विद द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल क्लोज में, पास में। A number of proteins synthesized by ribosome and the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its transphase। तो बहुत सारे जो नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज बाय द राइबोसोम के द्वारा बहुत सारी प्रोटीन सिंथेसाइज की जाती है, कहाँ पर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, और इसको मॉडिफाई कर दिया जाता है सिस्टर्नी में, गोल्जी apparatus की सिस्टर्नी में मॉडिफाई करके, बिफोर रिलीज फ्रॉम ट्रांसफेस में, रिलीज होने से पहले इसको गोल्जी apparatus की सिस्टर्नी में मॉडिफाई कर देते हैं, फिर रिलीज किया जाता है, देन रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेट से रिलीज करने से, रिलीज होने से पहले, बिफोर they are released from the transphase। Golgi apparatus is the important site for the site of formation of glycoprotein and ग्लाइकोलिपिड। तो इसको याद रखना, राइबोसोम का, गोल्जी apparatus का जो मेन काम क्या है, इम्पोर्टेंट साइट क्या है, वो है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड। तो इसको याद रखना 3G से, 3G मतलब 3 कैपिटल G। अब तो 4G 5G का ज़माना है, लेकिन 3G से याद रखना, कुछ पहले ज़माना था 3G का। एक G किसकी है, गोल्जी apparatus की, दूसरी G है ग्लाइकोप्रोटीन की, एंड तीसरी G है ग्लाइकोलिपिड की। तो इसीलिए इसको 3G से, जो मेन फंक्शन है गोल्जी बॉडी का, वो यही है। अब बात करते हैं जो अगला एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ऑर्गेनल है, वो लाइसोसोम है। लाइसोसोम, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकुलर स्ट्रक्चर। तो ये कैसे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकुलर स्ट्रक्चर हैं, फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी apparatus, जो किसके द्वारा, फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग के प्रोसेस से बने हैं गोल्जी apparatus में।
गोल्जी अप्रेचर्स है उसमें पैकेजिंग के प्रोसेस से बने हुए हैं। कौन? लाइसोसोम। The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzyme। तो जो आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेजिकल्स के पास में वेरी रिच ऑलमोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में, वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ, लगभग में सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जैसे कि हाइड्रोलेजेज में लाइपिएजेज, प्रोटीएजेज, हाइड्रेजेज, ये क्या है? सब हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच, मतलब एक्टिव कर रहते हैं एसिडिक पीएच, मतलब पीएच लेस देन 7। These enzymes are capable of digesting कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। तो जो ए एंजाइम है कैपेबल हैं डाइजेस्ट करने में, किसको? कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड को एंड न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने में कैपेबल होते हैं, मतलब सक्षम होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर देते हैं। अगला जो पार्ट है, फोर्थ लास्ट ऑर्गेनल है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, वो है वैक्यूल। vacuoles। The vacuole is the membrane bound space found in the cytoplasm। तो vacuole भी membrane bound ऑर्गेनल होता है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इट कंटेन्स द वाटर, और वैक्यूल के पास क्या प्रेजेंट होता है? वाटर होता है, सेप प्रेजेंट होता है, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है, एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल। और कुछ और भी मटेरियल प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल के यूजफुल नहीं होते हैं, मतलब सेल के कोई काम के नहीं होते हैं, किसी भी काम के नहीं होते हैं। तो द वैक्यूल इज बाउंड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो वैक्यूल जिस मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, मतलब वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको कहा जाता है टोनोप्लास्ट। तो याद रखना, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट। इन प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल। अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो करीब सेल की 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई रखता है, मतलब मैक्सिमम पार्ट पूरी सेल में किसका होता है? वैक्यूल का ही होता है, 90% तक ऑक्यूपाई कर सकता है। इन प्लांट टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स ऑन गैस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। अगर प्लांट में क्या होता है कि जो टोनोप्लास्ट है फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ बहुत सारे नंबर ऑफ आयंस का ट्रांसपोर्ट करता है अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब अगेंस्ट कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट का मतलब होता है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ इनटू द वैक्यूल में। हैंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन द साइटोप्लाज्म। इसलिए जो इसकी कंसंट्रेशन हाई किस में होगी? क्योंकि वैक्यूल में भेजता है तो अगेंस्ट भेजता है ना, हायर से लोअर से हायर की तरफ। तो यहाँ पे हैंस कंसंट्रेशन सिग्निफिकेंटली हायर किस में होगी? वैक्यूल में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। एंड देन द साइटोप्लाज्म की कंपैरिजन में किसकी? नंबर ऑफ आयंस एंड अदर कुछ मटेरियल्स हैं। अब बात करते हैं जैसे कि एमीबा है, एमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, ये इंपॉर्टेंट फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है एमीबा में। कौन? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन मैनी सेल्स। एज इन प्रोटिस्ट की बात करते हैं तो इसमें फूड वैक्यूल प्रेजेंट होती है, फॉर्म्ड बाय द इनगल्फिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स, जो कि फूड पार्टिकल के इनगल्फिंग से फॉर्म बनी हुई है। तो ओके, अब यहाँ तक बात हो गई इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। तो आज यहीं तक बात करेंगे, उसके बाद जो अगले पार्ट हैं यूकैरियोटिक सेल की माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर देना।